Good morning, children. So this is the last lecture of the chapter Sectors of Indian Economy. Let me remind you what we have studied in last lecture. In the last lecture, we read about how to create more employment. In India, as you know that there is a huge population and people need certain types of work to feed themselves or to live a better life. So we discussed certain measures that how we can create or how can we can generate more employment in our country. In this regard, government had taken one step that is known as Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. About this act, you already read in class 9. So let me revise once again, as the act name itself suggests that this act came in 2005. This act gives guaranteed work to the workers. So you can see here certain features are given. For example, this act guarantees that 100 days of employment for each family within 5 kilometer of residence. That means कि घर के 5 किलोमीटर के अंदर इनको काम दिया जाएगा एंड विद इन 15 days फ्रॉम द एप्लीकेशन. जब वो एप्लीकेशन डालेंगे उसके 15 दिन के अंदर उसको काम देगी. कौन देगा ये काम? गवर्नमेंट. सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ right to work. That means government is providing work to the workers, right? So this National Rural Employment Guarantee Act 2005 had certain features. The question can be asked that write the features of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. You have to write about the. So here you can see that those adult who is willing to do अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. अनस्किल्ड मैनुअल वर्क मतलब किसी तरह का कोई स्किल नहीं है, मैनुअल वर्क दे वांट टू डू. These people will be provided with the work, right? And these people will be given minimum wage set by the government. जो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज जो सेट किया है वो उनको दिया जाएगा. So these are the features you have to remember. So मनरेगा एक्ट जो है ये 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, राइट? ऑलमोस्ट आज की डेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है. With the help of these workers, government do certain types of work which is for the benefits of society. कुछ ऐसे काम किए करवाए जाते हैं इनसे, जैसे कोई पॉन्ड बनवाना है या फिर किसी तरह का कोई यू कैन से कि रोडवेज बनवाना है, तो उनमें जो लेबर की जरूरत होती है वो यहीं से लिए जाते हैं, राइट? सो दिस इज अबाउट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. सो आपको इसके बारे में याद रखना है, ईयर याद रखना है. 1 marks क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. Here some questions are given. Look at one by one. Why do you think मनरेगा 2005 is referred as right to work? क्यों आपको लगता है? इसका आंसर आपको लिखना है. I am not going to give you the answer. Then imagine that you are a village head. मान लो कि आप विलेज हेड हो, तो आप किस तरह का काम करवाओगे लेबर से? जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं, आपको क्या लगता है कि आप लोगों का इनकम कैसे इंक्रीज करोगे या फिर उनसे क्या काम करवाओगे? ठीक है, तो इसको आपको लिखना है, राइट? ओके. देन हाउ वुड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इफ फार्मर्स वर प्रोवाइडेड विद इरिगेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी? अगर फार्मर्स को मार्केटिंग फैसिलिटी दिया जाए, इरिगेशन दिया जाए, तो इससे किस तरह से उसका इनकम और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा? इसके बारे में मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी. अबाउट दिस लक्ष्मी के बारे में मैंने बताया. सेम कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट. देन इन व्हाट वेज कैन एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज इन अर्बन एरियाज? अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सो दीज आर द सम क्वेश्चन यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट? लेट मूव टू द अनदर टॉपिक. Before we will move to another topic, there is two story, very short story given. So let me discuss this two story. This story is about कांता and कमल. दो लोग हैं, एक कांता है और दूसरी तरफ कमल है, ठीक है? दोनों काम करते हैं.
दोनों किस तरह काम करते हैं हम दोनों के बारे में देखेंगे, राइट। कांता जो है एक ऑफिस में काम करती है। सी इज अटेंडिंग द ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM, सुबह 9:30 बजे वो ऑफिस जाती है और घर 5:30 बजे वो आ जाती है। एंड सी इज गेटिंग रेगुलरली सैलरी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सैलरी सी इज गेटिंग सर्टेन अनदर बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, उसको मिलता है। प्रोविडेंट फंड मतलब एक वैसा फंड जहां पर कि गवर्नमेंट जो है बाद में उसको सोशल सिक्योरिटी देती है, जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे। सी ऑल्सो गेट मेडिकल फैसिलिटी एज वेल एज अदर अलाउंसेस। अगर वो ट्रेवल करती है, ट्रेवल के लिए अगर वो ऑफिस जाती है, ऑफिस के लिए उसको जो ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च होता है वो कुछ चार्जेस उनको दिए जाते हैं, राइट। देन सी इज नॉट सी डज नॉट गो ऑफिस ऑन संडे, संडे को वो ऑफिस नहीं जाती है, संडे को उनको छुट्टी होता है। और कई सारे पेड हॉलीडेज भी मिलते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल, उनको छुट्टी होती है लेकिन फिर भी उसको पैसे दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हेन सी ज्वाइन, जब वो ज्वाइन कर रही थी, उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर था उसमें कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन थे जो कि इसके फेवर में थे, ठीक है। सो कांता को जो एम्प्लॉयर है वो आसानी से इसको जॉब से बाहर नहीं निकाल सकता। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं कमल का। सो कमल जो है ये कांता जो है इसके नेबरहुड में ही रहता है, बगल में ही रहता है, राइट। और वो डेली वेज लेबरर है एक ग्रोसरी शॉप में, किराने की दुकान है, वहां पर वो जाता है, डेली काम करता है। सुबह वो 7:30 में जाता है और रात में 8 बजे वो घर आता है, राइट। ही इज नॉट गेटिंग एनी अदर अलाउंसेस, किसी तरह का अलाउंस नहीं मिलता है घर से दुकान जाने के लिए, किसी तरह का कोई किराया नहीं मिलता है, ना ही उसको रहने के लिए घर का कोई किराया मिलता है, राइट। देन जिस दिन वो काम नहीं करता है उस दिन उसको पैसे नहीं मिलते हैं, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो शॉपकीपर है, ठीक है, वो उसको कभी भी निकाल सकता है जब उसको उसकी जरूरत ना हो। कमल की जरूरत जब नहीं होगी तो जो शॉप ओनर है वो उसको काम से निकाल भी सकता है। सो इफ वी लुक एट दिस टू स्टोरी, देयर आर सर्टेन डिफरेंस इन दिस टू स्टोरी। दोनों के वर्किंग कंडीशन में डिफरेंस है ना। कांता का जो वर्किंग कंडीशन है वो काफी अच्छा है, बहुत कम समय काम करती है। वहीं जो कमल है उसको काफी ज्यादा 12 आवर 30 मिनट्स को काम करना पड़ता है, पैसे भी इसको कम मिलते हैं। कांता को ज्यादा पैसा मिलता है, रेगुलरली मिलता है। कांता को ऑफिस से निकाल भी नहीं सकते लेकिन कमल को शॉप ओनर निकाल सकता है ना। सो वी कैन से दैट दोनों के वर्किंग कंडीशन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। सो अब जो हम बात करने वाले हैं इसमें हम बात करेंगे कि हाउ द वर्किंग कंडीशन कैन बी द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन वी डिवाइड the Indian economy or any economy in two parts. The first one is organized sector and the another one is अनऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट। सो यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए। प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉय, आईटी सेक्टर एम्प्लॉय, इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है। और वैसे लेबरर्स जिनके की काम का कोई भरोसा नहीं है, पैसे कम मिलते हैं, उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है। तो अब तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जो कांता है, कांता is working in organized sector while at the same time Kamal is working in unorganized sector. So let me give you clear difference between the organized and unorganized sector. So look at here, certain points are given. Terms of employment are regular, that means जो भी लोग काम करेंगे वो रेगुलर होंगे, दैट मीन्स उनको नौकरी से आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में पीपल हैव एस्योर्ड वर्क, उसको एस्योर्ड वर्क मिलेगा। इट इज रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ ये रजिस्टर्ड होता है, राइट। इट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। हैव टू फॉलो फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर, ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, उनकी सैलरी फिक्स की जाती है, ठीक है, उनको ये भरोसा दिलाया जाता है कि आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। तो ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, राइट। देन सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज जॉब सिक्योरिटी दिया जाता है।
देन उसके लिए जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर 8 आवर का एक वर्किंग आवर फिक्स होता है कि इतने घंटे ही काम करने हैं। अगर उससे एक्स्ट्रा काम कराया जाता है तो उसके लिए उसको पैसे दिए जाते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर गिवन विथ सर्टेन बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट, जब वो रिटायर कर जाते हैं तो उनको कुछ बेनिफिट्स दिया जाता है, राइट। व्हाइल एट द सेम टाइम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, ना तो फिक्स आवर होते हैं, ना जॉब सिक्योरिटी होता है, ये काफी छोटे छोटे स्कैटर्ड यूनिट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग पर छोटे छोटे जगह पर ये लोग काम करते हैं, राइट। ये कंट्रोल गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होते हैं, राइट। जॉब्स आर वेरी लो पेड, the wages are very low, right, and it is not regular, right, whenever they want they uh, take to work, और जब उनको जरूरत नहीं होती वो उनको नौकरी से निकाल देते हैं। नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम अगर वो लोग घर पे काम भी करते हैं, मतलब दुकान पे अगर ओवर टाइम काम करने के बाद भी उसको पैसे नहीं दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, पेड लीव नहीं मिलता है उनको, हॉलीडेज नहीं मिलता है, राइट और नॉट। देन अगर उनको किसी तरह का सिकनेस हो गया, बीमारी हो गई, तो भी उसको छुट्टी नहीं मिलती है, राइट और नॉट। सो पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, ठीक है, किसी को भी नौकरी करने वाले को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बोला जा सकता है कि आप काम छोड़ के चले जाओ, राइट। सो दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन एम्प्लॉयर, राइट। एंड द वर्स्ट सिचुएशन इज कि इंडिया में 90% जो पॉपुलेशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, राइट। सो समटाइम्स स्टूडेंट गॉट कंफ्यूज दैट ओनली गवर्नमेंट जॉब इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर। नो, इट इज नॉट राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कई सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज भी है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस है ना, रिलायंस कंपनी के जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उसको भी इस तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, है ना। जो बड़ी बड़ी एम्प्लॉय कंपनीज हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन लोग आते हैं, जैसे फार्मर्स है, वर्कर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ऑटो ड्राइवर है, राइट। सो ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, राइट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, problems of Indian workforce. It is just for your understanding, right? So look at here. Uh, most of the workers, around 90% are in unorganized sector. Entire agricultural workforce, right, comes under unorganized sector. Then most of the industrial workers, ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट्स देते हैं, कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि अपने एम्प्लॉय को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हैं, उनको इस तरह की कोई बेनिफिट्स नहीं दी जाती है, राइट। वर्किंग कंडीशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज वेरी बैड, यू कैन से काफी ज्यादा खराब होता है, काम करने का जो हालत होता है, इनको किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है। दे आर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको कई तरह की खतरा हमेशा मोल लेना पड़ता है। कभी भी अगर फैमिली में कोई बीमार हो गया तो दे आर नॉट एबल टू give a proper health care to their family member, right? Then so nowadays government is working towards these people, right, and government is launching certain types of scheme. ये सारे schemes आपके book में नहीं है, just I am giving here you so that you can easily understand. For example, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। सो ये पेंशन, ये तो आप नाम से ही पता चल रहा है कि ये पेंशन स्कीम है, राइट और नॉट। ये इंश्योरेंस है, राइट, जो कि गवर्नमेंट देती है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों को, राइट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सो बेसिकली इफ यू लुक एट दैट, फ्रॉम 1990s, राइट, जब 1990s का समय था, आज से लगभग 30 साल पहले, उस समय के बाद से ही कई सारे ऐसे कंपनीज हैं, कई सारे ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर को नहीं रखना चाहते। क्यों? ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी को परमानेंटली अपने जॉब पे रखोगे तो उसको ज्यादा सैलरी देना पड़ेगा, उसको अलग अलग तरह के अलाउंसेस देने पड़ेंगे, है ना। सो जो
एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब जो किसी को काम दे रहा है, राइट, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एम्प्लॉयर के लिए। इस तरह के रेगुलर एम्प्लॉय को रखना एक्सपेंसिव हो जाता है। दैट्स व्हाई मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट, दे आर मूविंग टूवर्ड्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वो क्या चाहते हैं कि मेरे यहाँ पर जो काम करे वो परमानेंट ना हो बल्कि इरेगुलर हो, उनको हम कुछ समय के लिए काम कराएं, जब हमें मन हो हम उसको बाहर निकाल सकें, ठीक है। सो दैट इज व्हाई ये बहुत कॉमन हो गया आज के डेट में, कई सारे वर्कर्स अपनी जॉब को लूज कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, राइट और नॉट, इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि हु आर दीज वल्नरेबल पीपल, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह का सिचुएशन फेस करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। सोचो, पहला, इन रूरल एरिया, जो गांव वाला एरिया है, वहां पर कौन से लोग हैं? यहाँ पर कई सारे लोग हैं, जैसे फार्मर्स होंगे, राइट, है ना, देन स्मॉल शॉपकीपर होगा, ठीक है, देन और भी कई सारे लेबरर्स हैं, ठीक है, देन आप ये यू कैन से कि ये जो लोग हैं, फार्मर्स, शॉपकीपर्स, लेबरर्स, ठीक है, दीज आर द पीपल वी कैन से दे आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन रूरल एरिया। विलेज में ये लोग हैं। अगर आप अर्बन एरियाज में चले जाओगे तो यहाँ पर कई सारे आपको लोग मिलेंगे जो कि रिक्शा पुल करते हैं, रिक्शा पुलर, राइट, रैग पिकर, देन कैजुअल लेबर जो बिल्डिंग में काम करते हैं। तो इस तरह के लोग किस में आते हैं? अर्बन एरियाज में। ये सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स एंड मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स, शॉपकीपर्स, दे कम फ्रॉम द बैकवर्ड कम्युनिटीज, राइट। वैसे लोग होते हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट, ज्यादातर लोग कहाँ से आते हैं? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर बैकवर्ड कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं, राइट। सो यू कैन से कि ऐसे सिचुएशन में इनको नुकसान दोबारा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो शेड्यूल्ड कास्ट पीपल हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल हैं, एक तो ये इनका लिविंग कंडीशन अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकी वेजेस कम है। दूसरी तरफ लोग इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं, राइट। डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब सोसाइटी में लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते अच्छे तरीके से। सो दे आर फेसिंग डुअल प्रॉब्लम, राइट। नाउ अगेन वी वर डिस्कसिंग हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स। अब हम आते हैं आंसर के ऊपर। पहले हमने जाना ये कौन से लोग हैं, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अब हम देखेंगे इनको प्रोटेक्ट कैसे करना। सो ये वाला टॉपिक आपको खुद से सोचना है, ठीक है। मैंने 2-3 पॉइंट लिखे हैं, इसके अलावा आपको 3 पॉइंट और ऐड करना है इसमें। सो लेट मी डिस्कस दिस 3 पॉइंट्स। फार्मर नीड्स टू बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड। जो फार्मर्स हैं उसको सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं? उनको समय से सीड्स प्रोवाइड कराना, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, कई सारी चीजें लगती है जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड कराना। एक अच्छा क्रेडिट, दैट मीन्स लोन प्रोवाइड कराना, स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। अगर हम ये सारी चीजें इनको दें, फार्मर्स को दें, तो हम कह सकते हैं कि ये लोग भी एक अच्छा इनकम कर पाएंगे, राइट और नॉट। या फिर इनका जो वर्किंग कंडीशन है ये इंप्रूव हो पाएगा, राइट। इनको एक अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए मार्केटिंग की, जहां पर ये अपना प्रोड्यूस सेल कर सके। देन social security should be given to these workers, right? Social security means for example certain types of medical facility की कभी बीमार हो गए तो कुछ ऐसा स्कीम होना चाहिए कि जब ये बीमार हो जाते हैं तो ये हॉस्पिटल में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ट्रीटमेंट करा सके। या फिर जब ये बूढ़े हो जाते हैं, जब ये ओल्ड एज में जाएंगे, तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सर्टेन स्कीम्स विच विल बी हेल्प इन द ओल्ड एज। इनको कुछ पैसे मिले पेंशन के तौर पर, राइट और नॉट। गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट द वर्कर गेट्स अ फेयर वेज। जो लोग कैजुअल वर्कर हैं, जो लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि उनको फेयर वेज मिले, राइट और नॉट। लोग जो भी कंपनी उसको एम्प्लॉय कर रही है उनको फेयर वेज, फेयर वेज का मतलब एक ऐसा वेज जिससे कि वो अपना लाइफ को आसानी से चला सके, राइट। ओके, सो दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। 2-3 पॉइंट आपको भी सोच के इसमें लिखने हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट डिवीजन ऑफ इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, राइट। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब आपको समझ में आता होगा कि उसका ऑनर कौन है,
तो हम इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. सो प्राइवेट सेक्टर, यू नो, ऑल द प्राइवेट कंपनीज, ऑल द प्राइवेट इंडस्ट्री कम्स अंडर इट, या फिर कोई इंडिविजुअल इसमें आता है. ऑनरशिप ऑफ एसेट्स और डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े मॉल आप देखते हो, ठीक है, मॉल है, सिनेमा हॉल्स हैं, ये सारा क्या है, प्राइवेट सेक्टर है, राइट और नॉट. ये किसी ना किसी एक इंसान का है, या फिर कोई एक कंपनी है जैसे रिलायंस जियो, ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, राइट और नॉट. तो प्राइवेट सेक्टर गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ टू अर्न प्रॉफिट. प्राइवेट सेक्टर जितनी भी है, ठीक है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हो, या फिर कोई एक मॉल हो, या सिनेमा हॉल हो, ठीक है, या फिर कोई एक छोटा सा दुकानदार हो, शॉपकीपर हो, ये सभी लोग क्या चाहते हैं, टू अर्न प्रॉफिट. इन्होंने ये बिजनेस क्यों किया है, ताकि ये प्रॉफिट अर्न कर सके, राइट. दूसरी तरफ है हमारा पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर सिंपली वैसा कंपनी, इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट के पास होता है, राइट. तो इसको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, राइट. सो पब्लिक सेक्टर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. लोगों का भलाई करना पब्लिक सेक्टर का काम है. और ये सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज जो होती है, ये डायरेक्ट कंट्रोल में होती है, किसके, गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होती है, राइट. तो हम देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. सो लुक एट हियर, certain points are given, several things needed by the society as a whole. These are the things which is needed by the society. कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सोसाइटी को चाहिए, ठीक है, जो कि प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करा सकता है रीजनेबल कॉस्ट पे, ठीक है. फॉर एग्जांपल आज के डेट में देखो कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर कि 5,000 6,000 फी लिया जाता है मंथली, राइट. सो कई सारे ऐसे इंडिविजुअल हमारे कंट्री में रह रहे हैं जो पुअर हैं, they are not able to give 5 to 6,000 rupees per month for their child, right. So government is providing this at a reasonable cost, right. Apart from this, public sector is very important. It is required. Why? Because certain sectors, certain industry needs huge capital, ठीक है. कई सारे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं या फिर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा उसमें पैसे लगते हैं, ठीक है, और ये प्राइवेट सेक्टर इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल रोडवेज बनाना, इंडिया में इतना इतना रोडवेज है, राइट. इतना ज्यादा रोडवेज बनाने के लिए कितना पैसा खर्च होता है ना. सो डू यू थिंक दैट कि किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास इतने पैसे हैं कि ये रोडवेज इंडिया में बनाए, राइट. अगर वो रोडवेज बना भी लेते हैं, अगर इस तरह की चीजें अगर वो बना भी देते हैं, देन दे विल चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर यूज. दैट मीन्स दैट, अब सोचो कि अगर रोडवेज अगर गवर्नमेंट ने नहीं बनाया होता, अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने बनाया होता, तो क्या होता, रोड पे चलने के लिए आपको पैसे देने पड़ते, राइट और नॉट. हालांकि पैसे अभी भी हम देते हैं. फॉर एग्जांपल कि जिस तरह से हमने कोई व्हीकल लेता है, कोई कार लेता है या फिर बाइक लेता है, उसके लिए कुछ टैक्सेस देने पड़ते हैं, रोड टैक्स, तो बहुत कम होता है, राइट. लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल रोड बनाता तो वो क्या करता, काफी ज्यादा पैसे चार्ज करता, ठीक है. सो कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च हो सकता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना ज्यादा पैसा वो खर्च कर सके, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज विच रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, राइट. अदरवाइज कई सारे ऐसे प्राइवेट बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे, नहीं चल पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी. आप देखो आज की डेट में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देखोगे अपने घर का, यू विल फाइंड कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपके घर पे, उसमें कुछ पैसे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है. सब्सिडी देने का मतलब कुछ पैसे गवर्नमेंट देती है आपके घर के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल का. क्यों? ताकि गवर्नमेंट जो है आपको ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है काफी ज्यादा ना लगे, ठीक है. तो कई सारे ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, राइट. ये लोग काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को उसको बिल्कुल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट मीन्स जितना पैसा खर्च हुआ इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में उतना पैसा ही लेती है, उससे ज्यादा पैसा प्रॉफिट अर्न नहीं करती है, राइट. देन अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट ऑल्सो
came with PDS system, public distribution system. लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था लास्ट क्लास 9th में अबाउट द फूड सिक्योरिटी, जिसमें मैंने बताया था कि कई सारे फेयर शॉप होते हैं, फेयर प्राइस शॉप होते हैं। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स को भी और कंज्यूमर को भी फायदा देती है। फार्मर्स से ग्रेन्स खरीदती है, इससे क्या होता है, फार्मर्स के इनकम बढ़ते हैं। दूसरी तरफ उसी व्हीट और ग्रेन्स को लोअर प्राइस पे कंज्यूमर को देती है, तो इससे कंज्यूमर को भी फायदा होता है, राइट और नॉट। अपार्ट फ्रॉम दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्टेन बेसिक फैसिलिटीज। कैसा बेसिक फैसिलिटी, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, या फिर क्लीनिंग ऑफ सिटी, street light. These are the basic facilities provided by the government, right? Okay, so you can see how much important it is to provide public facilities to the by the government, right? Okay, so I think we are done with today's class, and this chapters also ends. You have to write all the question and answer in your notebook. Thank you, have a nice day.